quad. Okay, what is the meaning of quad? It is quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल का मतलब यह है कि 4 देश इसमें शामिल हैं. ठीक है, 4 देश कौन से हैं? सबसे पहला इंडिया, सेकंड वन इज यूएस यूनाइटेड स्टेट्स, थर्ड वन इज जापान एंड द फोर्थ वन इज ऑस्ट्रेलिया. हो सका आपको अगर याद हो तो थोड़ी सी जिक्र मैंने इसका किया था एक बार नवंबर मंथ में, क्योंकि ये नवंबर का टॉपिक है बेसिकली. 4 नवंबर के अराउंड मीटिंग हुई थी. तो क्वाड्रिलेटरल में द क्वाड में 4 कंट्रीज आती हैं. इसको द क्वाड की टर्मिनोलॉजी किसने दी है? एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी इस तरह की टर्मिनोलॉजीज मोस्टली मीडिया ड्रिवन होती हैं, मीडिया के द्वारा दी जाती हैं. इसको नाम मीडिया के द्वारा दिया गया है. अभी इसका किसी तरह का कोई ऑफिशियल नेम नहीं है, कोई ऑफिशियल हेडक्वार्टर नहीं है, अभी किसी तरह का कोई ऑफिशियल एजेंडा नहीं है. इस बार ये मीटिंग कहां पर हुई थी? अगर हम इस पूरे के पूरे ग्लोब को देखें, रशिया ना, दिस होल रशिया. तो यहाँ पर रशिया में, क्योंकि ये पॉलिटिकल मैप है तो मैं आपको वैसे बना के बता देता हूँ. यहाँ पर यूराल माउंटेन्स आ जाते हैं और यूराल रिवर भी आ जाती है. ठीक है, ये जो यूराल माउंटेन है इसके ईस्ट में जो रशिया है, इस रशिया को इंक्लूड करते हुए हमको नीचे आना है. ईरान, इराक, ये जॉर्जिया, तुर्की से होते हुए ये रेड सी के साथ साथ सऊदी अरेबिया को कवर करते हुए ये ठीक नीचे मालदीव को, श्रीलंका को कवर करते हुए इंडोनेशिया में यहाँ तक जाते हुए, और इसको पूरे को कवर जब हम करेंगे, दिस इज एशिया. साइज ऑफ एशिया, एशिया इज द नंबर 1 कॉन्टिनेंट. ओके, साइज वाइज. सो द eastern part of the Ural mountain, that is the Russia, that included in the Asia. So there is no term like North Asia. North Asia जैसा कोई टर्म नहीं है, because North Asia की जगह हम टर्म यूज करते हैं रशिया. तो टर्म्स कैसी हैं, अब इसको हम समझने का प्रयास करें. तो इसमें सेंट्रल एशिया है. सेंट्रल एशिया में ये आ जाते हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान. दिस इज सेंट्रल एशिया. इसको हम कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी कहते हैं, CIS. डन. किसी समय में ये रशिया के यूएसएसआर का पार्ट होते थे. ठीक है, तो जब ये यूएसएसआर से अलग हुए 1991 में, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तब इनका नाम पड़ गया कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स. ठीक है, इसके अलावा आ जाते हैं सेंट्रल एशिया के अलावा साउथ वेस्टर्न एशिया और वेस्टर्न एशिया. साउथ वेस्टर्न और वेस्टर्न एशिया में कौन कौन सा आ जाएगा? ये सारा ईरान, सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन, इराक, सीरिया, तुर्की, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, ये सारा का सारा इसमें कवर होगा. और इसका एक बहुत फेमस पॉलिटिकल नेम है मिडल ईस्ट. अगर हम मिडल ईस्ट की बात करें तो ये जो मेडिटेरेनियन सी है, इसके ईस्टर्न रीजन में जुड़ने वाली ये जो कंट्रियां हैं, जैसे सीरिया है, लेबनान है, इजराइल है, ये सारे के सारे मिडल ईस्ट का पार्ट है. इराक भी इसमें काउंट होता है. इसके अलावा एक और टर्म यूज की जाती है, साउथ एशिया. साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया में ये नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, ये सारा का सारा यूज हो जाता है इंडिया के साथ साथ. साउथ ईस्ट एशिया में ये सारी कंट्रीज आ जाती हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, तिमोर ईस्ट तिमोर, ये सारी की सारी साउथ ईस्ट एशिया में आ जाती हैं. फिलीपींस भी. इसके अलावा ईस्ट एशिया टर्मिनोलॉजी यूज होती है, दैट इज चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान. इसके लिए तो मोस्टली 3-4 वर्ड यूज होंगे: ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया एंड रशिया. ये सारा का सारा एशिया का हिस्सा है. इस बात को ध्यान में रखना है. ठीक है, अब इसमें से जो हम टर्म आज, क्योंकि हम मेनली बात एशिया की करेंगे, एशिया के साथ साथ और भी बात करनी पड़ेगी. सब लोग ध्यान से देखिए. दिस इज द ओशियन कॉल्ड इंडियन ओशियन. Yes, sir. एंड द ओशियन ईस्ट ऑफ द मलेशिया, दैट इज पैसिफिक ओशियन. पैसिफिक ओशियन की कंटिन्यूटी इस रीजन में हो रही है. दिस इज पैसिफिक ओशियन. तो पैसिफिक ओशियन का, अगर हम पैसिफिक ओशियन को देखें तो उसका वेस्टर्न पार्ट टच होता है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द रशिया, जापान, ताइवान, फिलीपींस, और ये जो छोटे छोटे माइक्रोनेशियन, पॉलिनेशियन आइलैंड्स हैं, इनके अराउंड. तो दिस इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन, दैट इज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड रशियन कंट्रीज. उसके अलावा अगर हम ईस्टर्न पार्ट देखें पैसिफिक ओशियन का, तो दिस इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन, जो नॉर्थ अमेरिकन एंड साउथ अमेरिकन और सेंट्रल अमेरिका को टच होता है. ठीक है, तो ऑल इन ऑल इस मैप को अगर मैं राउंड कर दूं तो ये पूरा का पूरा पैसिफिक ओशियन है. डन है बात? तो पैसिफिक एंड इंडियन 2 ओशियंस हैं, ये पता होने चाहिए. ये पता लग गया. नॉर्थ अमेरिका क्लियर हो गया. नॉर्थ अमेरिका में यूएसए की बात करनी है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अब हम आगे बढ़ते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं. देखो सर 2004, ठीक है,
साल 2004 में एक सुनामी की लहर उठी बहुत ज़बरदस्त, और अर्थक्वेक आया था इंडोनेशिया के अराउंड, उसकी वजह से सुनामी क्रिएट हुई। उस सुनामी के क्रिएट होने की वजह से बहुत भारी नुकसान होता है उस समय इन कंट्रीज़ को जो इंडियन ओशन में थी, और इन कंट्रीज में सबसे फेमस नाम आ जाते हैं जैसे इंडिया था, श्रीलंका था, और जो यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं जैसे अंडमान निकोबार भी है, इंडिया का पार्ट है। इन सभी देशों का बहुत भारी पैमाने पर नुकसान हुआ था। इंडिया को पहली बार उस समय ये पता लगा था कि कोई सुनामी नाम की चीज़ भी होती है। सुनामी बेसिकली इज अ जापानीज टर्म, ठीक है। उस समय में दो चीज़ें हैं जो बहुत खास देखने को मिली, और इंटरनेशनल लेवल पर दो डेवलपमेंट्स हुई। पहली डेवलपमेंट ये हुई कि सुनामी के द्वारा जो भी डिस्ट्रक्शंस की गई थी, उन डिस्ट्रक्शंस को टैकल करने में यूनाइटेड नेशंस उतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था, पहली बात। और दूसरा, सुनामी के द्वारा जो भी नुकसान किए गए उन नुकसानों को ठीक करने में चाइना भी बहुत बड़े पैमाने पर कोई कदम नहीं उठा पा रहा था। चाइना उस समय पूरी तरह से अपने आप में उलझा हुआ था और खुद में इंटरेस्ट ले रहा था। जब यूनाइटेड नेशंस उस लेवल पर प्रोएक्टिव एक्शंस नहीं ले पा रहा था, जब चाइना उस लेवल पर आगे नहीं बढ़ करके आ पा रहा था, तो उस समय में एक गठबंधन बना। वो कैसा था? 4 कंट्रीज उस समय सामने आई, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन्होंने उस समय अपनी सॉफ्ट पावर को कंट्रीब्यूट करने का एक कमिटमेंट किया। सॉफ्ट पावर, मैंने सॉफ्ट पावर वर्ड यूज किया डेलिबरेटली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्ट पावर? उस टाइम इन चारों कंट्रीज की नेवी ने ये बोला कि हम एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। पावर को कंट्रीब्यूट करने का एक कमिटमेंट किया। सॉफ्ट पावर, मैंने सॉफ्ट पावर वर्ड यूज किया डेलिबरेटली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्ट पावर? उस टाइम इन चारों कंट्रीज की नेवी ने ये बोला कि हम एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के बेसिस पे हम अपनी नेवीज को कोऑपरेट करने में मदद करेंगे। वो क्या करेंगे? रेस्क्यू ऑपरेशंस करेंगे। आने वाले समय में इन चीज़ों से कैसे निपटना है ये आपको बताया जाएगा, और कितना समय लगेगा इस चीज़ को ठीक करने में, और उस दौरान तक आपको किस तरह की नेवल एक्टिविटीज़ करनी है ये सब बता देंगे। नेवीज इंड्यूस होनी है, नेवी डिफेंस का पार्ट है, लेकिन नेवीज का पर्पस सॉफ्ट पावर कंट्रीब्यूट करना है। मतलब वो किसी को भी डिस्ट्रक्ट करने के लिए इस समय कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही है और अपने सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट में काम नहीं कर रही है। दैट इज द पर्पस ऑफ सॉफ्ट पावर इन द इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। अगर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कभी भी वर्ड सॉफ्ट पावर आता है, उसका मतलब क्या है? दो मतलब है। एक तो अपने वेस्टेड सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम नहीं किया जा रहा है, दूसरा काम किसी दूसरी कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं किया जा रहा है। काम किया जा रहा था ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, दूसरी कंट्रीज को मदद पहुंचाने के लिए, और काम किया जा रहा था दूसरी कंट्रीज को स्ट्रेंथन करने के लिए, ना कि डिस्ट्रक्ट करने के लिए। सो इट इज द गेम ऑफ द सॉफ्ट पावर। तो इस चीज की शुरुआत उस समय में की गई, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, और इसके इम्पैक्ट ये नोटिस किए गए कि ये नोटिस करा इन 4 कंट्रीज ने कि यूनाइटेड नेशंस के बिना भी हम यहाँ पर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। और चाइना के सामने उस समय में एक इमेज ये क्रिएट हुई कि चाइना की इंटेलिजेंस के बिना भी पैसिफिक और इंडियन ओशन के रीजन में बहुत बड़े पैमाने पर तरक्की के काम हो सकते हैं। चाइना की प्रोएक्टिव इंटेलिजेंस की उतनी नीड नहीं। मैटर फॉरवर्ड हुआ, 2007 का टाइम आता है, 2007 तक चीज़ें काफ़ी बदल चुकी थी। उनमें एक इम्पॉर्टेंट है बहुत बड़ा एस्पेक्ट। देखिए इस सी को ध्यान से देखिए, लुक एट दिस सी। मैं यहाँ पर कुछ डॉटेड लाइंस बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने 9 डॉटेड लाइंस बना दी, ठीक है। इनका स्पेसिफिक पर्पस है, वो मैं विल एक्सप्लेन यू। दिस इज बेसिकली अ साउथ चाइना सी। इट इज अ साउथ चाइना सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2007 आते आते तक साउथ चाइना सी में कहीं ना कहीं बहुत ही असर्टिव पॉलिसीज अपनानी शुरू कर दी थी चाइना ने, और चाइना खुद को एक बड़ी पावर के तौर पर यहाँ पर प्रोजेक्ट करने लगा था। बट ये अभी इतना स्ट्रांग नहीं था। जो भी हो रहा था सब कुछ प्रिलिमिनरी लेवल पर था, लेकिन फिर भी उस समय जापान की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया कि क्यों ना हम चारों कंट्रीज को, ये जो हमने 2004 में प्रोसेस शुरू किया है एक दूसरे की मदद करने का, हमें ऑफिशियली इंडल्ज होना चाहिए और इकोनॉमिक एंड डिफेंस कोऑपरेशन करनी चाहिए। तो द क्वाड का गठन होता है 2007 के अराउंड, जिसमें उस समय शामिल होते हैं इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, और जो ये डिसाइड करते हैं कि हम एक दूसरे को
दो वे में हेल्प करेंगे, दैट इज इकोनॉमिक एंड डिफेंस कॉपरेशन। इकोनॉमिक एंड डिफेंस कॉपरेशन। इकोनॉमिक और डिफेंस कॉपरेशन में डिफेंस के मामले में सबसे पहली जो एक्टिविटी इस क्वेड के गठन के बाद की गई वो सबसे पहली एक्टिविटी थी मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज ऑन द बे ऑफ बंगाल। ये मालाबार एक्सरसाइज भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती थी, जिसको बाद में भारत, अमेरिका और जापान के बीच ही रहने दिया गया, जो धीरे धीरे कम होकर के भारत और अमेरिका के बीच ही होने लगी। जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें से निकल गया धीरे धीरे, फिर वापस आएंगे अभी दोबारा से। तो अल्टीमेट एस्पेक्ट इज कि ये जो बे ऑफ बंगाल रीजन है, इस बे ऑफ बंगाल रीजन में ये जो द क्वेड बना, इस क्वेड के अंदर डिफेंस कॉपरेशन के नाम पर हमने एक मालाबार प्रैक्टिस शुरू करी, जो कि एक नेवल प्रैक्टिस थी, जो कि इन कंट्रीज के बीच में थी, इन 4 कंट्रीज के बीच में। तो अब आपको मालाबार एक्सरसाइज के बारे में नहीं भूलना। शुरुआत कहाँ पे हुई? बे ऑफ बंगाल के एरिया में, ये नहीं भूलना। जरूरी नहीं है यहाँ पे ही होती है। जब अभी जो इस समय जो मालाबार एक्सरसाइज हुई है वो जापान के किनारे एक आइलैंड है, वहां पे की गई थी। कंट्रीज कौन कौन सी इन्वॉल्व थी? 4 कंट्रीज इन्वॉल्व थी। क्लियर? यस सर। अभी बोलेगा तो नहीं मालाबार एक्सरसाइज किस किस के बीच में है। अब हम आगे बढ़ाते हैं कहानी। इस टाइम पर इस ऑर्गेनाइजेशन ने जब पहली बार अपनी एक इकोनॉमिक डिफेंस कोऑपरेशन को सक्सेसफुली अकम्प्लिश कर लिया, उसके बाद एक इशू क्रिएट हुआ। ऑस्ट्रेलिया में हालात बदलने शुरू हो गए। ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शंस हुए और 2008 में एक नए प्रधानमंत्री वहां के बनते हैं, उनका नाम है केविन रुड, या कई लोग इन्हें केविन रड भी कहते हैं। केविन रुड। केविन रुड ने सडनली एक डिसीजन लिया और खुद को बहुत जबरदस्त तरीके से द क्वेड से एग्जिट कर दिया, अलग कर दिया। उनकी क्या रीजंस थे ऐसा करने के? उनका सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये था कि ऑस्ट्रेलिया जो है इसका बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना। किस सेंस में? 2 चीजें देखने वाली है यहाँ पर। चाइना को बहुत बड़े पैमाने पर अपनी तेजी से बढ़ती हुई डेवलपिंग इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत फास्ट कराना है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत इंपॉर्टेंटली रिक्वायरमेंट है एनर्जी के सोर्सेज की, और एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स अवेलेबल है चाइना के पास, जिसे हम कहते हैं कोल। चाइना बहुत बड़े पैमाने पर कोल माइनिंग करता है, और उसको वो कोल सप्लाई करने के लिए अगर नियर बाय विसिनिटी में आप देखें, इंडोनेशिया इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा, पापुआ न्यू गिनी का अता पता ही नहीं, न्यूजीलैंड का, अमेरिका बहुत दूर है, और अमेरिका वैसे शेल ऑयल और शेल गैस पे डिपेंड करता है। तो नियर बाय कौन है? इंडिया के पास अपना कोल ही बहुत है। नियर बाय कौन है? चाइना। तो ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा कंज्यूमर कौन था ऑस्ट्रेलियन कोल का? चाइना। तो चाइना बहुत हाई लेवल पर ऑस्ट्रेलियन कोल कंज्यूम कर रहा था। मतलब ऑस्ट्रेलिया का जो भी बायलैटरल ट्रेड था उसका सबसे बड़ा चंक चाइना के साथ ही था। और सेकंड, बहुत बड़े पैमाने पर चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड आइटम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में थी। मतलब चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग आइटम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में खाई जा रही थी, और चाइना से बहुत हाई लेवल पर वर्किंग फोर्स और लेबर फोर्स भी ऑस्ट्रेलिया में पहुंचाई जा रही थी। अगर आज आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, आपको बहुत बड़े पैमाने पर चाइनीज पीपल वहां पर मिलेंगे। इंडियन, बांग्लादेशीज एंड चाइनीज बहुत हाई लेवल पर मिलेंगे आपको। चाइना ने आंखें दिखाई ऑस्ट्रेलिया को और उसको बोला कि भाई इस तरह की एक्टिविटीज में तुम इंडल्ज मत हो, आराम से वापस निकल जाओ यहाँ से, वरना तुमसे कोल लेना मैं बंद कर दूंगा। केविन रुड ने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखते हुए ये डिसीजन लिया कि हम क्वेड का मेंबर नहीं रहेंगे। केविन रुड ने खुद को अलग कर दिया। जब उसने खुद को अलग करा तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक तरह से खत्म ही हो गई। 2012 के अराउंड फिर से एक जॉइंट मिलिट्री, जॉइंट डिफेंस नेवल एक्टिव प्रैक्टिस की गई, जिसमें इसको नाम डाल दिया गया था ट्राइलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का ब्राहन। ट्राइलेटरल में 3 कंट्रीज रह गई, धीरे धीरे 2014-15 आते आते ये बायलेटरल रह गई, और अल्टीमेटली फिर से अब ये क्वाड्रिलेटरल बनने के प्रयास में है। बायलेटरल में 2 ही कंट्री रह गई थी, इंडिया और अमेरिका। तो मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन कभी क्वाड्रिलेटरल, कभी ट्राइलेटरल, कभी बायलेटरल, इस तरह के फेजेस से गुजरती रही है। इसका हर साल में 2 बार, या हर साल में 1 बार, या हर 2 साल पे बाय एनुअली होगा, एनुअली होगा, या ईयर में 2 टाइम्स होगा। इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है कि कब कब कोई प्रैक्टिस होगी। मतलब कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2017 में माहौल इतना बदल गया कि शिंजो आबे को दोबारा से ये प्रैक्टिस करनी पड़ी कि उसे इन चारों की चारों कंट्रीज को इंड्यूस करना पड़ा कि हमें दोबारा से क्वाड बनाना है। मुद्दे की बात देखें तो अगर ये क्वाड तब चलता रहता तो इसकी 10वीं वर्षगांठ होती, ये इसका डेकेडल सेरेमनी होती कि 10 इयर्स हो गए इसको करे। जबकि ये जो क्वाड है ये इसकी रीजनरेशन एक्टिविटी है, इसको रिवाइवल किया जा रहा है। तो चूंकि ये एक रिवाइवल सेरेमनी थी, तो ये कहाँ पर की जाती है? ये की गई है फिलीपींस के मनीला में,
जो फिलीपींस की राजधानी है। और चूंकि एक रिवाइवल एक्टिविटी है, अभी उस लेवल पर बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो इसमें पार्टिसिपेट किसने किया? इंडिया की तरफ से इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरीज ने। अगर हम जॉइंट सेक्रेटरीज की बात करें तो आप जब IAS सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप डायरेक्टली, हो सकता है कि कुछ ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं जिनमें जॉइंट सेक्रेटरीज भी यूटिलाइज हो जाए। तो सबसे पहले फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, उनके नीचे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, उनके नीचे डिप्टी मिनिस्टर्स, उनके नीचे मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरीज, उनके नीचे एडिशनल सेक्रेटरीज, हर एडिशनल सेक्रेटरीज के नीचे कई सारे जॉइंट सेक्रेटरीज। तो इंडिया की तरफ से फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्रीज के 2 जॉइंट सेक्रेटरीज यहाँ पर पहुंचे। मतलब जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी कुछ इस तरह के मेंबर ही पहुंचे होंगे। तो बहुत बड़े पैमाने पर जो किसी भी कंट्री के सेरेमोनियल और एक्चुअल हेड्स हैं वो यहाँ पे नहीं पहुंचे। इसका मतलब ये नहीं कि इस मीटिंग की इम्पोर्टेंस कम है, इम्पोर्टेंस बहुत है, जो आने वाले समय में होगी। और आने वाले समय में फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर भी इस मीटिंग में पहुंचेंगे। वो क्यों, वो मैं आपको प्रूव कर दूंगा। अभी इतनी बात क्लियर? यस सर। ये जो क्वेड की मीटिंग हुई है, इसके होने का एक रीजन था। ये ठीक एक मीटिंग के बाद हुई है, जिस मीटिंग का नाम क्या है? 17th एशियान समिट। अगर हम बात करें तो कुछ इकोनॉमिस्ट तो ऐसे हैं वर्ल्ड लेवल पर जो ये कहते हैं कि चाइना वर्ल्ड लेवल पर एक सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन चुकी है, इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है। चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है, ऐसा कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं। अगर नहीं बना है तो बहुत तेजी से बढ़ने वाला। अगर हम इस रीजन की बात करें तो इस रीजन में बहुत बड़े पैमाने पर चाइना का इकोनॉमिक स्टेक है। ये कंट्रीज बहुत हाई लेवल पर चाइना पर इकोनॉमिकली डिपेंड करती हैं। बहुत बड़े पैमाने पर चाइनीज कंपनीज की इन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट है, पहला। और सेकंड, बहुत हाई लेवल पर इन कंट्रीज की जो कंज्यूमर मार्केट है वो चाइना के मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करती है, क्योंकि चाइना एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ही सस्ते सामान बनाने वाले दुनिया के नाम पर जाना जाता है। तो चाइना का राइज कैसे होता है, इस चीज को अगर हम समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? देखिए, चाइना के कुछ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। वो इंटरेस्ट क्या है? अगर हम इस एरिया को नोटिस करें ध्यान से, तो इस एरिया में ये जो एक रीजन आता है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का। आई विल एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेट। देखिए, ध्यान से समझिए। दिस इज अ लैंड मास A, दिस इज अ लैंड मास B। जो भी कोई वाटर बॉडी 2 लैंड मास को डिवाइड करते हुए 2 ओशियंस को कनेक्ट करे या 2 सीज को कनेक्ट करे, वो क्या कहलाती है? स्ट्रेट। जो भी कोई वाटर बॉडी 2 लैंड मास को डिवाइड करे वो स्ट्रेट कहलाती है, ठीक है। और जो भी कोई लैंड बॉडी 2 ओशियंस को डिवाइड करे वो इस्थमस कहलाती है। इस्थमस। यहाँ पर एक वाटर बॉडी है जो 2 ओशियंस को कनेक्ट कर रही है, दैट इज अ स्ट्रेट। यहाँ पर एक लैंड बॉडी है जो 2 लैंड मासेस को कनेक्ट कर रही है, दैट इज इस्थमस। तो क्वेश्चन 2 बेसिस पे पूछा जाता है, एक कनेक्ट करने के बेसिस पर और एक डिवाइड करने के बेसिस पर। तो आपको दोनों हिसाब से करना है। इस्थमस कनेक्ट किनको कर रहा है? लैंड मासेस को। इस्थमस डिवाइड किसको कर रहा है? वाटर को। स्ट्रेट कनेक्ट किसको कर रही है? वाटर बॉडीज को। और स्ट्रेट डिवाइड किसको कर रही है? लैंड मासेस को। डन है जी? यस सर। अब अगर हम यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखें, इधर देखो, यहाँ पर इंडोनेशिया आर्कीपेलेगो जो है, इंडोनेशियन आइलैंड्स और मलेशिया, इंडोनेशिया के 2 रीजन से बहुत इंपॉर्टेंट, जावा और सुमात्रा। तो अगर हम इस सुमात्रा को ध्यान से देखें तो मलेशिया को ध्यान से देखें, इनके बीच में ये बारीक सी पानी की धारा है, लैंड बॉडी है, जो पैसिफिक ओशियन को इंडियन ओशियन से कनेक्ट करने का काम कर रही है। क्लियर? यस। तो दैट इज द स्ट्रेट ऑफ मुलक्का। It is the most sensitive geopolitical area of the world. ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट जियोपॉलिटिकल एरिया है। Why? सुनिए, वर्ल्ड लेवल पर इस रीजन में लगभग $5 ट्रिलियन का व्यापार किया जाता है। $5 ट्रिलियन। और इस $5 ट्रिलियन के व्यापार में अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो टोटल व्यापार हो रहा है उसका 55% जो स्टेक है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर गुजरता है। भारत के व्यापार का 55% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर गुजरता है। सेकेंड, ये जो $5 ट्रिलियन ट्रेड इस रीजन का हो रहा है, जिसमें स्टेट सारा का सारा पैसेज रास्ता स्ट्रेट ऑफ मलक्का का यूज किया जा रहा है, उसमें मेजॉरिटी स्टेक चाइना का है। चाइना चूंकि एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इसमें 2 चीजों की इंपॉर्टेंस आती है। इतनी डेवलपिंग इकोनॉमी में इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना फास्ट है कि अपनी क्रूड की सारी रिक्वायरमेंट्स जो चाइना पूरी करता है वो यहाँ से आती है गल्फ ऑफ पर्शिया। तो पर्शियन गल्फ कंट्रीज आर वेरी फेमस फॉर द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। यहाँ से जितना भी गल्फ ऑफ पर्शिया से क्रूड आता है सारा के सारा स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर गुजरता है, जो चाइना तक जाता है। सेकंड,
चाइना के द्वारा मैन्युफैक्चर किए हुए सारे प्रोडक्ट्स जो श्रीलंका, इंडिया, इन मिडल ईस्ट कंट्रीज, साउथ वेस्ट एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज तक जाता है, सारा का सारा स्टेट ऑफ मलक्का से होकर के जाता है। इनफैक्ट बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका को भी पैसिफिक ओशन के थ्रू जो मटेरियल इंडिया, साउथ वेस्ट एशिया और इन रीजन से होकर के जाता है वो स्टेट ऑफ मलक्का से ही होकर के जाता है। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स के भी ट्रेड इंटरेस्ट बहुत जबरदस्त है। चाइना, नॉर्थ जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, रशिया का ट्रेड इंटरेस्ट बहुत साउंड है और इंडिया का इन इटसेल्फ अपना ट्रेड इंटरेस्ट बहुत साउंड है। अब अल्टीमेटली जब भी कभी कोई डिस्टर्बेंस का एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, अगर इस स्टेट ऑफ मलक्का को चोक कर दिया जाए तो पूरी तरह से चाइना चोक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चाइना की एनर्जी की सारी सप्लाई रुक जाएगी और चाइना के जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो सप्लाई है वो भी रुक जाएगी। इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली चाइना धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो चाइना को अब इसमें क्या करना है? अपने इस रीजन को सिक्योर करने के लिए चाइना क्या कर रहा है? चाइना ये कहता है कि हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो जो चाइनीज रूलर्स थे और चाइनीज किंगडम्स थी वो पूरी तरह से इस रीजन में फैली हुई थी, जिनके बेसिस पर चाइना का कंट्रोल बनता है इस साउथ चाइना सी में, जिसमें उसने ये एक लाइन बनाई है जिसे हम कहते हैं 9 डैश लाइन। अगर आपको इंटरनेशनल कोई क्वेश्चन आता है कि वेयर इज द 9 डैश लाइन, दैट इज इन द साउथ चाइना सी। वो ये कहता है कि ये जो 9 डैश लाइन है, ये 9 डैश लाइन का सारा एरिया मेरा है और ये साउथ चाइना सी मेरा है। अल्टीमेटली यहाँ पर 3 आइलैंड्स आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। इन 3 आइलैंड्स की बात करें तो सबसे पहले ऊपर की तरफ आता है पारासेल आइलैंड, पारासेल आइलैंड। सबसे नीचे आता है स्पार्टली, स्पार्टले आइलैंड, और सेंटर में आता है स्कोरोब्रो शोल आइलैंड। एक तरह से इन तीनों में अब क्लेम क्या है? जो सबसे ऊपर इस रीजन में आपको नजर आएगा, जिसको हम पारासेल आइलैंड कह रहे हैं, इसमें डिस्प्यूट किस का है? इसमें चाइना, वियतनाम और ताइवान का डिस्प्यूट है। चाइना, वियतनाम एंड ताइवान, चाइना, वियतनाम एंड ताइवान का डिस्प्यूट है। सेकंड, अगर हम स्कोरोब्रो शोल की बात करें तो इसमें डिस्प्यूट किसका है? चाइना, ताइवान एंड फिलीपींस। जो कंट्री नियर बाय होगी, चाइना, ताइवान एंड फिलीपींस। अगर हम स्पार्टली की बात करें तो ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज इंडल्ज हैं, चाइना, ताइवान, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, जो भी उसके विसिनिटी में है। तो अल्टीमेटली चाइना का इस साउथ चाइना सी को लेकर के बहुत बड़े पैमाने पर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ इस समय डिस्प्यूट चल रहा है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली आने वाले किसी भी आईएएस और पीसीएस एग्जाम में ये आइलैंड्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि वेयर इज पारासेल आइलैंड, वेयर इज स्पार्टली आइलैंड, वेयर इज स्कोरोब्रो आइलैंड। तो फिर आप कहेंगे सर वर्ल्ड के सारे आइलैंड याद करने बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये आइलैंड्स याद करने पड़ेंगे, पता होना चाहिए कहाँ पे हैं, क्योंकि सारी जियोपॉलिटिक्स इस समय इन तीनों आइलैंड्स पे आगे टिकी हुई है। अब चाइना क्या कर रहा है? चाइना ये कहता है कि चूंकि इतने बड़े पैमाने पर इन आइलैंड्स के ऊपर डिस्प्यूट है, तो आप ऐसा कीजिए, सारा का सारा साउथ चाइना सी मुझे दे दीजिए, ये डिस्प्यूट ही खत्म हो जाएगा। वो समझाना चाहता है, कहता होगा ऐसा कि ये साउथ चाइना सी होगा तो मेरा, लेकिन इसमें किसी भी तरह से मैं पैसेंजर ट्रैफिक और फ्रेट ट्रैफिक, माने कि माल और इंसान आने जाने से कभी रोकूंगा नहीं और उनसे किसी तरह का कोई किराया भाड़ा कुछ नहीं लूंगा। कहने का मतलब ये है कि ओशियंस में सबको फ्री नेविगेशन का राइट है। चाइना ये कहता है कि ये जो फ्री नेविगेशन का राइट है इसे मैं इनक्रोच नहीं करूंगा, बस ये सारा डिस्प्यूट खत्म हो जाए, उसके लिए आप इसको मेरे नाम ही लगा दो। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी का ये कहना है कि अगर हम ध्यान से देखें कि अगर हम इस साउथ चाइना सी को चाइना का सी डिक्लेयर कर देते हैं, तो यहाँ पर जितनी भी एयर फ्लाइट्स, जितनी भी सबमरीन्स और जितना भी वाटर के ऊपर तैरने वाली चीजें हैं, सभी के सभी पे ऊपर इन फ्यूचर अगर कभी चाइना का दिमाग घूमता है तो वो फेयर भी लगा सकता है और इसे ब्लॉकेज भी कर सकता है। और अगर इसको ब्लॉकेज कर दिया तो $5 ट्रिलियन का व्यापार, और इंडिया जैसी कंट्री जिसका 55% स्टेक लगा हुआ है उसके टोटल ट्रेड का, उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। दूसरा, साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो अभी हाईली डेवलपिंग स्टेट ऑफ अफेयर में है, पूरे के पूरे ध्वस्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तीसरा, ये इनडायरेक्ट एग्जिट एंट्री होगी चाइना की कॉलोनियलिज्म फेज में, कि चाइना पूरी तरह से, जैसे ही ये साउथ चाइना सी के अराउंड की कंट्रियां वर्ल्ड से कटती हैं, इमीडिएटली चाइना अपनी अग्रेसिव पॉलिसी करते हुए इनको उसी समय हाथों हाथ कब्जा लेगा और फिर एक वर्ल्ड के हाथों से बहुत बड़ा नेचुरली रिसोर्सफुल एरिया खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। और अमेरिका के यहाँ पर बहुत बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट है,
इतनी बात क्लियर हुई? Yes, sir. तो चाइना ये कहता है कि जो 9 डैश लाइन है इसके अंदर का सारा इलाका मुझे दे दो। These 3 islands are natural islands, okay? अब चाइना ने देखा कि डिस्प्यूट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, तो चाइना ने क्या किया? चाइना ने इस एरिया पे अपना क्लेम स्ट्रॉन्ग करने के लिए और इसे अपना साबित करने के लिए यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बनाने शुरू कर दिए, जिनमें से वो बहुत हाई लेवल पर ये बिल ठीक ताइवान और हैकोकू, यहाँ पर दिख रहा है हैकू, ये साउथ चाइना सी के साथ हैकू दिख रहा है चाइना का, ये हैकू के साथ जितने भी रीजन है यहाँ पर छोटे छोटे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाने शुरू कर दिए। एक बारी जब चाइना ने यहाँ पर आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना लिए तो चाइना ने यहाँ पर बहुत हाई लेवल पर न्यूक्लियर सबमरीन, यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स, न्यूक्लियर ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट, एयरफोर्स वेपन्स, नेवी वेपन्स एंड मिलिट्री वेपन्स यहाँ पर इंस्टॉल करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे जब ये चीज़ होने लगी तो इंटरनेशनल मीडिया ने एक नई टर्म लगाई, मिलिटराइजेशन ऑफ साउथ चाइना सी, कि चाइना इस समय साउथ चाइना सी का मिलिटराइजेशन कर रहा है। और धीरे धीरे इन आर्टिफिशियल आइलैंड से बढ़ करके पारासेल आइलैंड, स्कोरोब्रो शोल और स्पार्टले आइलैंड तक भी पहुंचेगा, जिनमें से कुछ आइलैंड तक उसने अपने मिलिट्री इक्विपमेंट पहुंचा भी दिए थे। तो अल्टीमेटली इस चीज़ को रोकने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ में जो फिलीपींस है उसने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेरीनेस जो है उसके पास अर्जी लगाई। अब ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेरी क्या है? अब होता क्या है कि यूनाइटेड नेशंस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशन नाम की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट मुल्कों के बीच में होने वाले डिफरेंट विवादों को सुलझाती है। उन विवादों को सुलझाने के लिए एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जिसे हम परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेरीनेस भी कहते हैं। इसका जो दफ्तर है और जो कार्यालय है वो कहाँ पे है? हेग। तो हेग नाम की जो जगह है कहाँ पे है? नीदरलैंड्स। नीदरलैंड कहाँ पे है? यूरोप में। यूरोप में कहाँ पर है? छोटी सी कंट्री है, डेनमार्क के बिल्कुल नजदीक। ये दिख रहा है आपको नीदरलैंड? नीदरलैंड एक जगह बड़ी मशहूर आपने सुनी होगी, एम्स्टर्डम। दिस इज नीदरलैंड, एम्स्टर्डम। और एक जगह जो खत्म ही हो गई पूरे वर्ल्ड से, उसका नाम खत्म हो गया, होलैंड। तो यही है, नीदरलैंड इज द होलैंड। अब होलैंड नाम का जिक्र नहीं होता, ठीक है? नीदरलैंड का मतलब होता है नीदर माने लो लैंड। इट इज अ लो लैंड। यहाँ पर अटलांटिक ओशन का पानी खड़ा रहता था, तो अटलांटिक ओशन के अराउंड एक दीवार बनाई गई है कि नीदरलैंड में पानी आए। इट इज अ ओशन वॉल। ये लोग इसको भी देखने जाते हैं, ये भी टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक तरीका है। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी शेयर मार्केट यहीं पर खुली थी, एम्स्टर्डम में, होलैंड में, 1602 में, ठीक है? द फर्स्ट इंटरनेशनल शेयर मार्केट एट द होलैंड, नीदरलैंड, एम्स्टर्डम। आप सुनिए ध्यान से। तो हेग में केस लगाया गया फिलीपींस की तरफ से कि भाई चाइना जो है साउथ चाइना सी में इस तरह से एनक्रोच कर रहा है, आप कोई ना कोई डिसीजन दीजिए। जो हेग है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसने ये डिसीजन दिया कि चाइना एक तरह से असर्टिव पॉलिसी अपना रहा है। चाइना की रीजनिंग बहुत ही फेक है कि इस एरिया में हिस्टोरिकली हम रूल करते थे तो ये एरिया हमारा है, और ये देखिए बहुत बड़े पैमाने पर जो यहाँ पर आइलैंड्स हैं ये एक तरह से हमारे रॉक फॉर्म्स दर्शाते हैं, ये इनकी जियोलॉजी ज्योग्राफी हमारे जैसी है। तो आइलैंड वाला रीजन दे दिया गया हेग की तरफ से कि भाई वो तो तुमने आर्टिफिशियली डेवलप कर ले, और हिस्टोरिकली इन्होंने बोला कि अगर हिस्टोरिकली एरिया तुम्हारा था तो ये तुम्हारा होना चाहिए। तो हिस्टोरिकली तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये सारा रीजन इंडिया का था, तो फिर क्या ये इंडिया को देते हैं? तो ऐसा तो हो नहीं सकता। नेपाल भूटान कहाँ जाएंगे? ये भी इंडिया का हिस्सा थे। तो ये दोनों चीज़ें तुम्हारी नहीं चलेंगी, ये तो डिसीजन आ गया। लेकिन चाइना ने उस डिसीजन को माना ही नहीं, कहता मैं नहीं मानता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अल्टीमेट एस्पेक्ट है कि चाइना का ये जो एक एटीट्यूड है, जो एस्टेब्लिश्ड लॉ एंड ऑर्डर को, जो इंटरनेशनल लॉज को, और जो एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है उसको पूरी तरह से मान ही नहीं रहा है। इन सारी चीज़ों के खिलाफ ये चीज़ फील की गई इन 4 कंट्रीज़ के द्वारा कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो चाइना के इस एटीट्यूड को न्यूट्रल कर सके। क्योंकि चाइना अगर इसी तरह से असर्टिव रहा, चढ़ाई करता रहा गरीब मुल्कों पर, तो एक दिन ऐसा आएगा ये सारा का सारा रीजन हम गंवा बैठेंगे। तो चाइना की ये जो असर्टिव पॉलिसी है इसके खिलाफ सबसे पहला रीज़न कि इसके खिलाफ ये क्वेड बनाने का प्रयास किया गया। लेकिन अगर आपसे कोई भी पूछे कि क्वेड चाइना के अगेंस्ट बनाया गया तो इट इज़ अ बिग नो। आप कभी भी ऐसी कोई बात नहीं लिख सकते जो उस ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं कही। 2 चीज़ें होती हैं, एक जो एक्चुअल रीज़न होता है, एक जो रीज़न बताया गया होता है। अगर आप क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हो तो आपको वो बातें लिखनी है जो एक्चुअल रीज़न है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्वेड चाइना को खत्म करने के लिए बनाया गया था, नो, क्योंकि जो क्वेड का डॉक्यूमेंट्स है उसमें क्लियरली कहा गया है कि हमें चाइना को खत्म नहीं करना। उसमें क्या कहा गया है? उसमें ये कहा गया है कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उसको मेंटेन करना है, जो लॉज ऑफ सीज हैं उनको अपहेल्ड करना है, जो इंटरनेशनल लॉज हैं उन्हें अबाइड करना है, जो वीक नेशंस हैं, जो स्मॉल कंट्रीज हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना है, उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करना है, और एक ग्लोबल हार्मोनियस एटीट्यूड फ्लो करना है। तो अल्टीमेटली ये सब जो नहीं कर रहा है उसके खिलाफ काम करना है, तो वो चाइना है। लेकिन आप नहीं कह सकते ऐसा। जब भी जो नहीं करेगा उसके खिलाफ हमें काम करना है।
तो आज चाइना है तो कभी कल को कोई भी हो सकता है अमेरिका ही हो जाए। तो मुद्दे की बात है, आप एक कंट्री का नाम नहीं ले सकते कि उसके खिलाफ काम करें। तो दैट इज द इशू ऑफ साउथ चाइना सी। इसके अलावा सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट इशू दैट इज प्रेडेटरी इन्वेस्टमेंट। प्रेडेटरी इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज प्रेडेटरी इन्वेस्टमेंट? प्रेडेटर माने जो शिकारी और प्रे माने शिकार। तो प्रेडेटर शिकारी होते हैं जो शिकार करते हैं। तो प्रेडेटरी इन्वेस्टमेंट क्या है, सुनिए ध्यान से। चाइना ने एक बहुत जबरदस्त कंसेप्ट अपनाया है और आपको मैं गारंटी करता हूँ किसी न किसी पेपर में ये प्रेडेटरी इन्वेस्टमेंट टर्म के बारे में पूछ लिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये नॉमेनक्लेचर किधर से आता है। होता क्या है, चाइना ने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि आज की डेट में आप किसी कंट्री पर रूल तो कर नहीं सकते क्योंकि यूनाइटेड नेशंस इस चीज़ को अलाउ नहीं करेगा और बड़े लेवल पर जो बिग कंट्रीज हैं वो किसी न किसी वे में हमारे अगेंस्ट एक्शन करेंगे। तो इस चीज़ को ब्रेक करने का उसने साइड तरीका क्या ढूंढा। वर्ल्ड लेवल पर बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो गरीब हैं, जिनके पास अभी एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, क्रॉनिक हंगर है, पॉवर्टी है, माल न्यूट्रिशन है, चाइल्ड लेबर हाई लेवल पर रैम्पेंट है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो बहुत बड़े पैमाने पर हो रही हैं, ड्रग रैकेट्स बहुत ही रैम्पेंट है। तो अल्टीमेटली ऐसी कंट्रीज़ को अगर अपने आप को बचाना है तो उन्हें क्या करना होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने का सबसे बेसिक तरीका होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में सबसे बेसिक कंसेप्ट होता है कम्युनिकेशन नेटवर्क को डेवलप करना। और कम्युनिकेशन नेटवर्क को डेवलप करने में अब चाइना ने क्या तरीका अपनाया, चाइना ने एक सोचा प्लान बनाया कि मैं पूरे के पूरे जितने भी ये वर्ल्ड लेवल पर छोटे छोटे छुटपुंजे मुल्क हैं मेरे आसपास, इनके पास मैं जाऊंगा और इनको पूछूंगा क्या परेशानी है, दिक्कत क्या है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सपोज कर लीजिए मैं घर में रहता हूँ और मेरे पास कोई आया पूछा तुम कुछ करते क्यों नहीं हो, तो मैं बोलूँगी मेरे पास कोई पैसा दूसरा है नहीं, मैं क्या करूँ। तो मुझे बोले कि ये जो दरवाज़ा है यहाँ पर शटर लगा के तू इस घर को दुकान बना और इसमें डालने के लिए जो भी सामान चाहिए वो मैं तुझे वो सामान दूंगा। तो ऐसा अगर सारा का सारा पैसा मुझसे जो सामान भर ले, जो तू सामान बेचेगा उससे जो तुझे मुनाफा होगा तू उससे मुझे ब्याज दे दी, तो मैं तेरी मदद नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी फायदा होगा, मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। और जब तेरे पास पैसे जुड़ेंगे तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस कर दी, तू भी काम करने लग जाएगा, मुझे भी ब्याज मिल जाएगा, मेरे पास पैसा बहुत है, मैं क्या करूँ। कंट्रीज ने कहा बहुत अच्छा, भगवान आ गया, ऐसे दाता आ गए पृथ्वी पर जो हमें इतना बचाना चाह रहे हैं। इसी तरह का एक प्रपोजल लेकर के चाइना पहुंचा श्रीलंका और इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में एक लेक्चर दूंगा 2 घंटे का, हम्बनतोता पोर्ट के ऊपर। चाइना श्रीलंका पहुंचा और श्रीलंका के दक्षिणी छोर पर एक पोर्ट बनाने का प्रयास किया जिसका नाम है हम्बनतोता। ये इस रीजन में हम्बनतोता नाम का पोर्ट बनाया है चाइना ने। ये पोर्ट याद रखिए कहाँ पर है, हम्बनतोता। चाइना ने यहाँ पर जाकर के बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट किया। इतना इन्वेस्टमेंट करता है कि सामने वाली कंट्री में हिम्मत ही नहीं होती कि वो इन्वेस्टमेंट को वापस कर पाए, मतलब अंधाधुंध पैसा लगा देना। हम्बनतोता में जाकर के श्रीलंका को बोला कि इधर आओ, तुम इसलिए मरे हुए हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई अच्छा पोर्ट नहीं, तुम एकदम सेंटर में, यू आर द ज्वेल ऑफ इंडियन ओशियन। उसे ये महसूस करा दिया कि इंडिया इज नॉट द ज्वेल, यू आर द ज्वेल। तुम कोहिनूर के ताज पे लगे हुए हीरे जैसे हो, अपनी पोजीशन देखो, तुम एकदम सेंटर पे हो, ईस्ट वेस्ट में जो भी व्यापार होगा तुम्हारे थ्रू ही होगा। आज हमें ऐसे ही घूम के जाना पड़ता है, हम सीधे आएंगे तुम्हारे हम्बनतोता में रुकेंगे और आगे जाएंगे, इतना बिजनेस मिलेगा तुम्हें, तुम सोच नहीं सकते, तुम्हारा पोर्ट इस्तेमाल किया जाएगा। वो कहता ठीक है, कहता लेकिन खर्चा बहुत आएगा, पता है ना तुम्हें हम्बनतोता लेवल का पोर्ट बनाना है और फिर एक एयरपोर्ट भी बनाना है, क्योंकि जो सामान यहाँ पर आएगा सीधा सीधा कई बार इसे कार्गो में हवाई जहाज के साथ उड़ा के भी ले जाना पड़ेगा। कहता हाँ ये भी ठीक है, एयरपोर्ट भी बना दिया, वाटर पोर्ट भी बना दिया, बेअंत खर्चा कर दिया। अब श्रीलंका का टाइम आया था वापस करने का। श्रीलंका ने एयरपोर्ट ऑपरेशनलाइज कर दिया, एयरपोर्ट पे ट्रैफिक ही नहीं, सॉरी जो पोर्ट है उस पोर्ट पे ट्रैफिक ही नहीं आया, नो ट्रैफिक एट ऑल, कोई पानी वाला जहाज नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, जीरो इनकम। 1 महीना बीता, 2 महीना, 6 महीना, टाइम आ गया है, किस्तें देनी है चाइना की और इंटरेस्ट भी देना है प्रिंसिपल। जब नहीं दिया, चाइना ने अपने आर्मी भेजी, पर्सन भेजे और हम्बनतोता पोर्ट को कब्जा लिया, क्योंकि क्लॉज था ये कि अगर आप मुझे इतने टाइम के अंदर अंदर किस्तें शुरू नहीं करते हो तो मैं यहाँ पर कॉन्फिस्केट करूँगा, इसको कब्जाऊंगा। जब बंदे भेज करके उसको कब्जाया गया तो श्रीलंका ने बोला अब क्या करूँ, तो श्रीलंका से चाइना ने बोला कि पूछ अब क्या करूँ। तो श्रीलंका ने पूछा अब क्या करूँ, कहता ये पोर्ट तू मुझे 100 साल के लिए लीज पे दे दे, 100 साल में यहाँ से बिजनेस करूँगा और जो मैंने पैसा तुझ में लगाया है वो पैसा यहाँ से निकालूंगा। अल्टीमेटली एक कंट्री उसकी जगह उसकी कंट्री में घुसो, उसको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा दो, पैसा इतना दे दो कि पता ही है कि वो वापस नहीं कर पाए,
जब वो वापस नहीं कर पाए तो उसको मजबूर करो कि वो जगह वो आपको लीज पे दे दे, और जब वो जगह उसने आपको लीज पे दे दी तो वो जगह आप ही की हो गई। हम्बनतोता पोर्ट इस समय चाइना का है और श्रीलंका में चाइना धाक जमा करके बैठा हुआ है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रेडेटरी इन्वेस्टमेंट, शिकारी इन्वेस्टमेंट। शिकार हो गया चाइना श्रीलंका का, और अमेरिका और इंडिया खाली देख रहा है क्योंकि कर भी कुछ नहीं सकते, क्लॉज है, पैसा लगाया पैसा वापस करना पड़ेगा। अगला टारगेट पाकिस्तान, उसको बोला कि तू बहुत परेशान है ना, काम नहीं चलता, ऐसा कर एक शटर लगा, दुकान बना, तुझे पैसा मैं दूंगा, नहीं दे पाएगा तो बाकी हम देख लेंगे। चाइना पाकिस्तान में एंटर हुआ। चाइना के पाकिस्तान में एंटर होने के बहुत सारे रीजंस थे, जिनमें से सबसे पहला रीजन क्या था, चाइना को बहुत बड़े पैमाने पर ये साउथ चाइना सी वाले रूट को फॉलो करते हुए स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए जो पर्शियन गल्फ पहुंचना पड़ता था, ये बहुत ही लॉन्ग ट्रैवर्सिंग रूट था, जिसकी वजह से उसका जो फ्यूल है वो महंगा पड़ता था। तो इसकी वजह से चाइना ने सोचा क्यों ना एक शॉर्टकट रूट बना लिया जाए। ये जो कराची का पोर्ट है इसके बिल्कुल नियर बाय गवादार पोर्ट डेवलप करूँ और यहाँ से सिंधु नदी के जरिए कार्गो रिवरिन ट्रैक्ट के थ्रू ऊपर ले जाए जाएं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से ऊपर बाय रोड ये जो उइगुर प्रोविंस है, ये जो रीजन है जो चाइना के कंट्रोल से बाहर है एक तरह से, जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है और चाइना की बहुत ही डिस्टर्बिंग टेरिटरी है जहाँ से टेररिज्म भी डेवलप होता है। चाइना का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, दैट इज द रीजन ऑफ उइगुर प्रोविंस, दैट इज डोमिनेटेड बाय द मुस्लिम पॉपुलेशन। सो द वेरी फर्स्ट रीजन इज द इकोनॉमिक रीजन, जिसकी वजह से चाइना ये चाहता था कि पाकिस्तान में एक पोर्ट डेवलप करूँ जिसका नाम गवादार है। उस पोर्ट के थ्रू मैं सारा का सारा सामान ऊपर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू चाइना में ले जाऊँ, और चाइना में ले जाने के बाद सीधा सीधा मेरा रूट जो है सारा का सारा बच जाएगा इतना लंबा। सेकंड, मुझे स्ट्रेट ऑफ मलक्का की जियोपॉलिटिकल सेंसिटिविटी जोन से गुजरना ही पड़ेगा, और तीसरा उइगुर प्रोविंस में इन लोगों को कंट्रोल करने का मौका मिलेगा, और चौथा जो चाइना का ईस्टर्न रीजन है जो हाईली पॉपुलस हो चुका है, प्रेशर वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, बीजिंग वर्ल्ड की सबसे पॉपुलेटेड कैपिटल मानी जाने लगी है, इसका प्रेशर रिलीज करने का एक बहुत बड़ा तरीका है कि हम वेस्टर्न रीजन की तरफ तरक्की करें। तो जब यहाँ पर हाईवेज, रेलवेज, रोडवेज बनेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होने लगेंगी, और मैं एक ही स्ट्रोक के साथ पूरे के पूरे रिसोर्स रिच सेंट्रल एशिया, पूरे के पूरे मिडल ईस्ट, वेस्ट एशिया, रशिया सबके साथ कनेक्ट हो जाऊँगा और यूरोप के और क्लोज आ जाऊँगा। अपनी मार्केट से यूरोप को मार डालूंगा, पूरा भर डालूंगा। इतने सारे इंटरेस्ट के साथ चाइना ने ये सिस्टम शुरू किया गवादार को, और इसको नाम क्या दिया जाता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत चाइना ने बहुत बड़े पैमाने पर रोड और ये सब बनाने शुरू किए। इतना पैसा झोंक दिया है, इतना कि सोच ही नहीं सकते कि पाकिस्तान में उसे जिंदगी में कभी वापस कर पाएगा। अब डिस्कशन पाकिस्तान और चाइना में ये चल रही है कि पाकिस्तान के जो नेशनलिस्ट हैं उन्होंने अब बयान आवाजें उठानी शुरू कर दी, स्ट्राइक करनी शुरू कर दी है कि ये जो कॉरिडोर बना है इसका कंट्रोल किसके पास रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी चाइना ने जो सपना दिखाया था कि आपके यहाँ के लोगों को रोजगार दूंगा, रोजगार कुछ नहीं दिया क्योंकि सारी चाइनीज पॉपुलेशन ही आकर के काम कर रही है। ऑलरेडी बहुत बड़े पैमाने पर जो ये जो सारा टॉप का इलाका था और ये जो बलूचिस्तान का इलाका था गवादार पोर्ट के रीजन में, बलूचिस्तान रीजन में पूरी तरह से पाकिस्तान की एथनिक क्लिंजिंग कर रहा है चाइना, सारी की सारी चाइनीज पॉपुलेशन यहाँ पर रखता है। क्लियर ये बात? तो मुद्दे की बात ये है कि एक तो चाइना की पॉपुलेशन एज अ वर्किंग पॉपुलेशन हम पाकिस्तानी पॉपुलेशन को रिप्लेस कर रही, दूसरा पाकिस्तान डेट ट्रैप में चला जा रहा है, इतना कर्जा उसके ऊपर चढ़ता जा रहा है, तो धीरे धीरे पाकिस्तान के सामने भी क्लॉज रखा जाएगा कि आप ये मुझे लीज देगा, तो पाकिस्तान भी कंट्रोल में, श्रीलंका भी कंट्रोल में। सेम प्रोसेस अपनाया जा रहा है बांग्लादेश के साथ, सेम प्रोसेस अपनाया जा रहा है म्यांमार के साथ, कंबोडिया के साथ, लाओस के साथ, सेम प्रोसेस चाइना के द्वारा। वेयर इज जिबूती, बच्चों को बता, अफ्रीका में कहाँ पे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। वेरी गुड। So the very important aspect is that Horn of Africa. This is Horn of Africa. तो यहाँ पर एक जगह जिबूती, चाइना उसको इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान को पैसा देगा, लेकिन बदले में पाकिस्तान को जो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आई है और जो आगे मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी, मेंटेनेंस भी चाइनीज कंपनीज करेंगी, उसका पैसा चाइना अलग से देगा। मुद्दे की बात यह है, प्रोजेक्ट बना मान लो 1000 रुपए में, और डेली बेसिस पर चाइना का सामान वहां से आ जा रहा है जिसका खर्चा पड़ रहा है मान लो 10 रुपए 20 रुपए। चाइना को ये किराया भाड़ा रेवेन्यू टोल टेल टाल जो भी है ये सब देना है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान को वो जो 2000 रुपए खर्चा पड़ा है वो सड़क बनने में, वो चाइना को वापस करना है ब्याज के साथ। अब मुद्दा ये हो जा रहा है कि इस एरिया में किसी तरह की कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी जो एक्सपेक्टेड थी वो हुई नहीं, इंडस्ट्रीज लगी नहीं, पाकिस्तान को इनकम